नमस्कार। आपका वामिका एकेडमी पर स्वागत है। जैसा कि ये कोर्स आपका जेवेनल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है, जिसमें आपका अभी ऑनगोइंग ऑडिट वाला जो पोर्शन है वो चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी 14 एंड 14 क्लासें कंप्लीट की जा चुकी है, जिसमें 6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट क्लासों में। तो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। चैप्टर रहेगा आपका कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, यानी जाँच क्या होता है। फिर इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसकी परिभाषाएं देखेंगे, जांच और ऑडिट में मुख्य वेरिएंस या डिफरेंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यानी कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन वाला आपका चैप्टर है, जिसमें फर्स्ट बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर मीनिंग डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, फिर असेंशियल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए आवश्यक कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर बात करेंगे स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में, फिर बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, एंड ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन जांच के मध्य कौन कौन सा अंतर होता है वो देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में। यानी लगभग इससे जो ये क्लास हो गया आपकी इस चैप्टर में पॉइंट नंबर 8 तक बात करेंगे। और जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा इसी चैप्टर का, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। फिर क्वालिटीज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर, यानी जांचकर्ता में क्या गुण या क्या योग्यता होनी चाहिए। ड्यूटीज ऑफ एन इन्वेस्टिगेटर के बारे में बात करेंगे। फिर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में समरी देखेंगे। और फिर जो टेक्निकल वर्ड है, ग्लोजरी है या टेक्निकल जो शब्द है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, वो क्या क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि ये नोट्स आपके बाईलिंगुअल है, हिंदी एंड इंग्लिश में है। अब इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। यानी इंट्रोडक्शन यानी परिचय, यानी किसी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका परिचय देखा जाता है। तो इन्वेस्टिगेशन सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड एन इन डेप्थ इंक्वायरी इनटू द अकाउंट्स एंड रिकॉर्डेड ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन फॉर ए स्पेशल फोकस, यानी स्पेशल फोकस के लिए जो संगठन होता है उसके लिए जांच की जाती है, वो एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। इट डेफर्स फ्रॉम एन ऑडिट इन एज मच एज इट इज नॉट प्राइमरी कैरिड आउट फॉर द फोकस ऑफ ascertaining whether a balance sheet is properly drawn up, but rather for the focus of obtaining information of a particular nature required by a client, or in the case of an investigation of fraud, for the purpose of ascertaining its extent। यानी जांच एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक परीक्षण होता है। यानी जो जांच की जाती है, ऑडिट अलग होती है, जांच अलग होती है। ऑडिट अलग पहलू से की जाती है, यानी ऑडिट खातों की जाती है, जबकि जांच होती है वो एक तरीके से जो खाते बनाए गए हैं उनका परीक्षणात्मक जांच किया जाता है। यानी आलोचनात्मक डिटेल से जांच की जाती है। क्या जैसे मान के तो संपत्तियां व्यापार में 20,000 रुपये की दर्शा रखी है, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। लाइबिलिटीज आपकी 40,000 की दर्शा रखी है। अब उनको फिजिकली रूप से जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जांच करता वो होता है, जरूरी नहीं है कि वो एक तरीके से चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जांच करता। ठीक है, यानी उसकी योग्यता चार्टर्ड अकाउंटेंट होने की नहीं होती है। जबकि जो ऑडिटर होता है वो एक तरह से सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, यानी प्रैक्टिस सीए होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें जो उसकी फिजिकल रूप से वो जांच करेगा कि ये व्यापार में विद्यमान है या नहीं है, या फर्जी तरीके से तो बैलेंस शीट में शो नहीं की गई है, वही एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। जांच एक व्यवस्थित और आलोचनात्मक परीक्षण है जिसमें किसी संगठन के खातों और अभिलेखों की गहन जांच की जाती है, जिसका उद्देश्य किसी विशेष विषय पर ध्यान केंद्रित करना होता है। यह लेखा परीक्षा से इस मायने में भिन्न है कि यह मुख्य रूप से सुनिश्चित करने के लिए नहीं की जाती कि बैलेंस शीट सही ढंग से तैयार की गई है या नहीं, बल्कि ग्राहक यानी कंपनी द्वारा आवश्यक विशिष्ट प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए या धोखाधड़ी की जांच के मामले में उसकी सीमा का पता लगाने के लिए या उस ऑब्जेक्ट से यह जांच की जाती है। एंड जो बैलेंस शीट में जो यानी जो खाता बही में खोले गए हैं उनकी जांच करना, फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद में जो उनकी विद्यमानता है, यानी उनकी फिजिकल रूप से विद्यमान है या नहीं, उनकी डिटेल से जांच की जाती है, वही एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मीनिंग इसका परिभाषा देखते हैं। हालांकि इसकी इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, अब इसका अर्थवत परिभाषा देखते हैं, किन किन विद्वानों द्वारा कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि एक विशेष प्रकार की जांच होती है, यानी एक स्पेशल जांच होती है। जरूरी नहीं कि जो खाते ऑडिट किए गए हैं उनकी हर अकाउंट्स, ऑडिटेड अकाउंट्स की विशेष जांच की जाए, वो परिस्थितियों के ऊपर डिपेंड करता है। यह एक विशेष प्रकार की जांच है जो एक अन्वेषक यानी जो इन्वेस्टिगेटर होता है, अन्वेषक द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए की जाती है। इसका उद्देश्य किसी तथ्य को स्थापित करना, किसी स्थिति का मूल्यांकन करना या व्यवसाय में होने वाली घटनाओं के कारणों का पता लगाना होता है। अगर सरल शब्दों में बात करें, जांच किसी संगठन की वित्तीय स्थिति का पता लगाने और त्रुटियों एवं धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए उसके खातों और अभिलेखों की गहन जांच से है।
इस शब्द को और अधिक विस्तार से सटीक रूप से समझने के लिए नीचे कुछ उपयुक्त परिभाषाएं दी गई है। कौन कौन से विद्वानों द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं इस तरीके से। तो टेलर और पेरी कौन है, यानी एक विद्वान थे टेलर और पेरी के अकॉर्डिंग जांच में बही खातों और खातों के पीछे के तथ्यों की पूछताछ, व्यवसाय संगठन की तकनीकी, वित्तीय और आर्थिक स्थिति की जांच इसमें शामिल होती है, किसमें, इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत। जबकि डिक्सी के अकॉर्डिंग बात करें तो जांच लेखांकन अभिलेखों के एक विशेष उद्देश्य के लिए की गई जांच है। वास्तव में ये एक लेखा परीक्षा है जिसका दायरा विशिष्ट उद्देश्य की आवश्यकता के अनुसार सीमित या विस्तारित किया जाता है। इसका उद्देश्य आमतौर पर तथ्यों को इस प्रकार से खोजना और प्रदर्शित करना होता है कि जिससे संबंधित पक्ष निष्कर्ष निकाल सके, तदनुसार अपने निर्णय ले सके। यानी विशेष ऑब्जेक्ट्स के लिए ये जांच की जाती है। और नेक्स्ट वैज्ञानिक है R.A. आयरिस। कौन है, R.A. आयरिस के अकॉर्डिंग बात करें, हालांकि ऑडिट प्रक्रिया का पालन कई कार्यों में किया जा सकता है, लेकिन जांच में एक अन्वेषक को आलोचनात्मक और शायद संदेहपूर्ण मानसिकता के साथ काम करना चाहिए। यानी जो जांच करता होता है उसे व्यापार की एक तरह से आलोचना जांच करनी चाहिए और संदेह के रूप में जांच करनी चाहिए। उसको ये मानना चाहिए कि व्यापार में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या फ्रॉड हो सकता है या गलत वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए उससे गहन विश्लेषण जांच करनी होती है। वह इस बात को लेकर अधिक चिंतित हो सकता है कि क्या किया जाना चाहिए तथा बजाय इसके कि क्या किया गया है इसकी पुष्टि की जाए। इसके अलावा एक अन्वेषक नीति पर गहन प्रश्न उठा सकता है। एक ऐसा मुद्दा जो कानूनी रूप से एक लेखा परीक्षक के दायित्व के दायरे से बाहर होता है, इस प्रकार से उसे जांच करनी होती है। नेक्स्ट विद्वान है स्पाइसर एम पेगलर। कौन है, स्पाइसर एम पेगलर के अकॉर्डिंग जांच शब्द का तात्पर्य किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी व्यवसाय के खातों की जांच करना है। यानी विशेष एक ऑब्जेक्ट होता है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए इनकी जांच की जाती है। अब इन जो परिभाषा दी गई है, तीनों परिभाषाओं को निचोड़ देखें, उसका मीनिंग देखें। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष या डिसीजन निकाला जा सकता है कि जांच खातों और अभिलेखों की एक विशेष प्रकार की परीक्षा है जो केवल अन्वेषक द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अकॉर्डिंग स्थिति की आवश्यकता के अनुसार या वित्तीय विवरणों के आंकड़ों की सटीकता के सत्यापन से कहीं अधिक संबंधित होती है। जब विशिष्ट जांच की जाती है, इसके अंतर्गत जो उद्देश्य पहले से बनाए गए हैं तो उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ये कार्य किया जाता है। अब जांच के दौरान एक अन्वेषक को यानी एसेंशियल फॉर इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन कौन से तथ्य आवश्यक होते हैं, ऑडिटर को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। यानी ऑडिटर नहीं, यहाँ पे ऑडिटर शब्द का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ जांचकर्ता इन्वेस्टिगेटर का यूज करेंगे। तो जांच के दौरान एक अन्वेषक यानी ऑडिट खातों का अंकेक्षण का कार्य किया जाता है, आपको ध्यान रखना है। वो तो ऑडिटर या अंकेक्षक के द्वारा किया जाता है, जबकि जो भी खाते हैं और उनकी अगर विशेष जांच करनी है, विशेष ऑब्जेक्ट के रूप में जांच करनी है, तो उनका जांच का कार्य जो किया जाता है वो इन्वेस्टिगेटर या जांचकर्ता के द्वारा किया जाता है। तो एक अन्वेषक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें 4 बातें बता रखी है। तो फर्स्ट बात के बारे में बात करें तो उसे व्यवसाय के निदेशक एंड जो भी डायरेक्टर है व्यवसाय के और मैनेजर्स है के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। यानी उसे स्वतंत्र रूप से जांच करनी चाहिए। जांचकर्ता को किसी भी प्रेशर में या दबाव में आकर उसे जांच नहीं करनी चाहिए एंड डायरेक्टर और मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है उसे अपना काम शुरू करने से पहले व्यवसाय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को से भली बात परिचित होना चाहिए। यानी काम को स्टार्ट होने से पहले जो भी एसओपी बना रखी है व्यापार ने या कंपनी ने, जो भी डायरेक्शन या दिशा निर्देश है, तो उनको पहले से उसे पढ़ लेना चाहिए, लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए और उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे जांच करनी चाहिए। यदि आवश्यक हो तो उसे अपनी जांच के दौरान तकनीकी विशेषज्ञों की सहायता भी लेनी चाहिए। अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं, तो उससे उसकी जांच भी लेनी चाहिए। अब जैसे मान के चलो, अब टेक्निकल का शब्द यहाँ इस प्रकार से यूज किया गया है, जैसे कोई मशीनरी 1 लाख रुपए की बैलेंस शीट में शो कर रखी है। अब जांचकर्ता को जांच करना है क्या मशीनरी 1 लाख रुपए की है या नहीं है। तो ऑडिटर जो जांचकर्ता होता है सामान्य बुद्धि होता है, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, यानी सामान्य पर्सन होता है। उसके पास में स्पेशलाइजेशन कोई डिग्री नहीं होती है, ठीक है, वो एक तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होता है, एक सामान्य व्यक्ति भी जांच कर सकता है। तो अब उसको ये पता नहीं होता है कि जो मशीनरी है अब इसका जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख रुपये सही किया गया है नहीं किया गया है, यानी डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद में जो टेक्निकल पर्सन होते हैं, यानी देखा जाए तो जो इंजीनियर होते हैं, तो इंजीनियरों के माध्यम से उसकी जांच की जा सकती है। उसे केवल जांच के उद्देश्य तक ही सीमित रहना चाहिए और इससे संबंधित जानकारी पूरी तरह गुप्त रखना चाहिए। यानी जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के लिमिट तक ही उसे सीमित रहना चाहिए। यानी जो ऑब्जेक्ट व्यापार का है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए जांच की जा रही है, तो ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी चाहिए। यानी जो उद्देश्य दिया गया है उद्देश्य से बाहर भी नहीं होनी चाहिए और उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको सीक्रेट या गोपनीय रखना चाहिए। किसी भी थर्ड पर्सन या कंपनी के कर्मचारियों या डायरेक्टर या मैनेजर्स को नहीं बताना चाहिए। नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अब प्रकृति के बारे में बात करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की प्रकृति क्या होती है? यानी जांच लेखा परीक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, लेकिन इसे तभी लागू किया जाता है जब घटना या लेन देन अस्पष्ट हो। यानी इसे लागू करने का उद्देश्य कब होता है? जब जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, जो भी घटना हुई है, वो एक तरीके से अस्पष्ट हो, यानी उसमें किसी प्रकार का संदेह हो, तो इस प्रकार से स्पेशल जांच या जांच का कार्य इन्वेस्टिगेटर द्वारा किया जाता है।
यह तब तक की जाती है जब तक चूक साबित हो जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कौन जिम्मेदार है, यानी इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है जो भी गलत ट्रांजेक्शन किया है या गलत फ्रॉड किया है, कार्रवाई का कारण क्या है, और यदि कोई नुकसान हुआ है तो उसकी सीमा क्या है, अगर कोई किसी प्रकार से लॉसेज हुआ है तो उसकी भरपाई कौन करेगा, कौन उसके लिए लाइलेबल है, एक्सेट्रा जांचकर्ता का कार्य होता है। इसे किसी लेन देन या घटना के बारे में विस्तृत सत्यापन और संदेह का स्पष्टीकरण कहा जा सकता है। घटना से संबंधित छिपे हुए अनूठे या जटिल तथ्यों का पता लगाने के लिए घटना के विवरणों की खोज और जांच की जाती है। अभिलेखों या जो रिकॉर्ड्स है के रखरखाव मेंटेनेंस में किसी की चूक के कारण और जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए निर्धारित और सहमत नीतियों के अकॉर्डिंग अभिलेखों की जानबूझकर खोज और समीक्षा की जाती है। जांच अनुचित गतिविधियों के आरोप को हल करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य और गवाही का एक व्यवस्थित संग्रह होता है। ठीक है, ये प्रकृति देख चुके हैं। अब इसका स्कोप देखते हैं। स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन तो देखें तो जांच का दायरा लेखा परीक्षा से काफी अलग होता है, यानी जो जांच होती है और लेखा परीक्षा होती है उसमें बिल्कुल डिफरेंस होता है। यानी लेखा परीक्षा का कार्य ऑडिटर द्वारा किया जाता है, जबकि जांच का कार्य एक इन्वेस्टिगेटर, एक सामान्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जो कंपनी द्वारा नॉमिनेट किया जाता है या बाहरी व्यक्तियों द्वारा भी नॉमिनेट किया जा सकता है। तो जांच का दायरा लेखा परीक्षा से काफी अलग होता है। जांच की शर्तें बहुत कुछ तय करती है, इसलिए मामले की परिस्थितियों के आधार पर इसका दायरा व्यापक या सीमित हो सकता है। यानी मामले की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग जांच का दायरा व्यापक भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, सीमित भी हो सकता है। जांच के दायरे में आने वाली जानकारी किसी व्यवसाय के खातों से परे भी जा सकती है। ठीक है, इसमें तकनीकी और वित्तीय प्रकृति के मामले भी शामिल हो सकते हैं, टेक्निकल भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल जो स्कोप है वो भी इसमें इंक्लूड किए जा सकते हैं। लेखा परीक्षा के माध्यम से कारणों और निष्कर्षों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, या जो भी कारण है उनके निष्कर्ष करने के लिए उनके मध्य रिलेशन या जो भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करने का कार्य किया जाता है। इस प्रकार जांच का अर्थ विवरणों की छानबीन करना ताकि वास्तविक तथ्यों का कारणों के साथ विश्लेषण किया जा सके। नेक्स्ट देखते हैं। जब किसी मुवक्किल द्वारा किसी अन्वेषक की नियुक्ति, यानी मुवक्किल बोलते हैं यहाँ पे कंपनी या संस्था, जब किसी कंपनी या संस्था द्वारा किसी अन्वेषक की नियुक्ति की जाती है तो उसे अपने मुवक्किल से सभी आवश्यक निर्देश लिखित में प्राप्त कर लेने चाहिए, ताकि वह स्वयं किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले कार्य के दायरे का निर्धारण कर सके। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है, जब किसी कंपनी या संस्था द्वारा किसी जांचकर्ता की नियुक्ति की जाती है तो जांचकर्ता व्यक्ति को यह इंश्योर करना होता है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट उसे लिखित में प्राप्त करनी चाहिए, क्या क्या प्रक्रियाएं रहेगी, एक्सेट्रा जो भी है तो उसे लिखित में प्राप्त करनी चाहिए और उसी ऑब्जेक्ट या विशेष जांच के अकॉर्डिंग उसे कार्य करना चाहिए। यदि उसके कार्य पर कोई सीमाएं लगाई जाती है तो उसे उन्हें भी लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर किसी प्रकार की ऑब्लिगेशन लगाई जाती है जांचकर्ता के ऊपर तो उसे भी लिखित में प्राप्त कर लेना चाहिए। इन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, फ्रॉड छिपा रह जाता है, तो जांचकर्ता के ऊपर अनावश्यक किसी प्रकार का कोई वाद या विवाद नहीं हो सके, ताकि वो अपने कर्तव्य के दायरे और प्रकृति को सटीक रूप से निर्धारित कर सके। अब व्यवहार में आमतौर पर निम्नलिखित जांचें की जाती है। अब जांचकर्ता द्वारा कौन कौन सी जांचें की जाएगी, किस प्रकार से जांचें की जाती है, व्यवहार में देखें, नॉर्मली रूप में देखें। तो किसी व्यवसाय को खरीदने, अगर किसी व्यवसाय को परचेज किया जाता है, निवेश के उद्देश्य से किसी व्यक्ति या फर्म की ओर से की जाने वाली कोई जांच होती है, वो कार्य करता है। इसके अलावा ऋण के उद्देश्य से किसी बैंक की ओर से की जाने वाली जांच है। संभावित यानी पोटेंशियल संभावित शेयर धारक की ओर से की जाने वाली जांच है। इसके अलावा परिणामी नुकसानों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी के तहत दावों की जांच है। इसके अलावा व्यवसाय के पुनर्गठन एंड व्यवसाय का रिकंस्ट्रक्शन हुआ हो या पुनर्निर्माण हुआ हो या विलय मर्ज हुआ हो या उसका अधिग्रहण हुआ हो, उसके उद्देश्य के रिगार्डिंग विशेष जांच भी की जाती है। इसमें ऑडिटर जो जांच करता है, ऑडिटर नहीं जांच करता है, चेक करता है कि व्यवसाय का पुनर्गठन किया गया है, पुनर्निर्माण या विलय या अधिग्रहण किया गया है, वो प्रॉपर उद्देश्यों के अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं किया गया है, या फ्रॉड करने के उद्देश्य से किया गया है, या देश की जो नीतियां हैं कानून से विपरीत जाके कार्य किया गया है। इस प्रकार से उसे डिटेल से जांच करनी होती है और जो रिपोर्ट होती है रिपोर्ट में उसको मेंशन करना अनिवार्य होता है। किसी व्यवसाय की ओर से की जाने वाली जांच जहां धोखाधड़ी का संदेह हो या धोखाधड़ी होने की जानकारी हो, इस प्रकार से वो जांच करता है। अब ये आपका ये महत्वपूर्ण है, इसको चित्र देखना आपको क्या देखना है कि डिफरेंसेस बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी ऑडिटिंग और जांच के मध्य जो मुख्य अंतर होता है क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले बेसिस देखेंगे, कारण देखेंगे, कारण का अंतर देखेंगे, फिर ऑडिटिंग देखेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। तो द रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन इज वेरी क्लोज बट दे आर डिफरेंट, यानी ये क्लोज है दोनों आपस में लेकिन इनमें अंतर रहता है। द मेन पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन में बी एक्सप्लेनेड, यानी ऑडिटिंग और जांच आपस में इनका गहरा संबंध होता है। ऑडिटिंग और जांच में लगभग इनके उद्देश्य होते हैं वो लगभग से समान से पाए जाते हैं, लेकिन इनके मध्य कुछ अंतर होता है, लेकिन वे भिन्न होते हैं। ऑडिटिंग और जांच के बीच मुख्य अंतरों को इस प्रकार से समझाया जा सकता है। अब इनके मध्य अंतर देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट तो है बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन और ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन, यानी यहाँ बात करेंगे पहले अंकेक्षण के, इसके बारे में बात करेंगे, अंकेक्षण के बारे में बात करेंगे, फिर आपका इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया आपका अंकेक्षण और ये होगा आपका जांच।
ठीक है, अब इनमें पहले देखते हैं पर्पज, यानी इसका उद्देश्य क्या होता है, यानी जांच का उद्देश्य क्या होता है और ऑडिट का उद्देश्य क्या होता है। तो पहले ऑडिट का उद्देश्य देखते हैं। तो इट इज कंडक्टेड टू असर्टेन वेदर द बैलेंस शीट एग्जिबिट्स द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द कंसर्न। यानी ऑडिट के लिए क्या किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि बैलेंस शीट कंपनी की सही और निष्पक्ष स्थिति को दर्शाती है या नहीं। यानी ऑडिटर द्वारा खातों की जांच की जाती है, जो बैलेंस शीट है, जो भी फाइनल अकाउंट्स है, वो कंपनी की वित्तीय स्थिति निष्पक्ष रूप से सही दर्शा रही है या नहीं दर्शा रही, इस कारण से ऑडिटिंग में कार्य किया जाता है। जबकि जांच के अंदर बात करें तो इट इज कंडक्टेड विथ सम स्पेशल पर्पज, एग्जांपल के रूप में देखें, टू नो द अर्निंग ऑफ द बिजनेस, टू नो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एक्सेट्रा। यानी जांच के अंतर्गत जो जांच करता है उसके द्वारा यह देखा जाता है कि यह किसी विशेष उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, जैसे कि व्यवसाय की आय जानने के लिए, कंपनी की वास्तविक वित्तीय स्थिति जानने के लिए आदि का कार्य जांच के माध्यम से किया जाता है। जबकि खातों के माध्यम से सिर्फ खाते चेक किए जाते हैं। और कैरिड आउट के बारे में बात करें, अब अंकेक्षण के बारे में बात करें तो लेखा परीक्षा स्वामी की ओर से की जाती है, जबकि जो लेखा परीक्षा कार्य है वो स्वामी जो कंपनी का मालिक होता है उसके द्वारा की जाती है। विशेष आपको ध्यान रखना है कि लेखा परीक्षा किसके माध्यम से करवाई जाती है। लेखा परीक्षा का कार्य स्वामी या कंपनी या संस्था के जो डायरेक्टर है, मैनेजर है, उनके माध्यम से करवाई जाती है। यानी ऑडिट इज कंडक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोप्राइटर। और जांच के बारे में बात करें तो इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर और ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज ऑल्सो। यानी जांच मालिक की ओर से हो सकती है और तीसरे पक्ष की ओर से भी की जा सकती है, ये विशेष ध्यान रखना है। यानी जो जांच का कार्य है वो मालिक यानी कंपनी संस्था की ओर से करवाया जा सकता है और थर्ड पक्षकार या तृतीय पक्षकार या जो स्टेक होल्डर है उनके माध्यम से करवाई जा सकती है। जबकि ऑडिट का कार्य सिर्फ और सिर्फ कंपनी या संस्था के माध्यम से करवाया जाता है। अब प्रकृति के बारे में बात करें यहाँ पे, नेचर, तो इट इज एक्सटेंसिव इन नेचर, यानी प्रकृति में व्यापक होती है। यानी जो जांच होती है, सॉरी ऑडिट होती है, ऑडिट प्रकृति में व्यापक होती है, यानी इसका क्षेत्र बड़ा होता है। और जो जांच होती है उसका क्षेत्र होता है गहन होता है। यानी इट इज इंटेंसिव इन नेचर, यानी ये प्रकृति में गहन है, वो है, यानी ये प्रकृति में गहन होती है, यानी इसकी जड़ तक जाके इसकी जांच की जाती है। तो स्कोप के बारे में बात करें तो ऑडिट के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, इट इम्प्लाइज द एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। यानी इसका तात्पर्य व्यवसाय के खातों की जांच करना। ऑडिट का कार्य सिर्फ और सिर्फ खातों की जांच की जाती है, यानी निष्पक्ष खाते बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए वो जांच की जाती है। जबकि जांच के बारे में बात करें यहाँ पे तो इट इन्वॉल्व नॉट ओनली द क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स बट ऑल्सो एन एग्जीक्यूटिव एंड क्लोज इंक्वायरी इनटू अदर मैटर्स रिलेवेंट टू द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यानी इसमें न केवल खातों की गहन जांच शामिल होती है, यानी खातों की जांच भी की जाती है पैरेलल, इसके अलावा जो विशेष उद्देश्य हैं बल्कि जांच के उद्देश्य से संबंधित अन्य मामलों की विस्तृत और गहन पड़ताल इसमें शामिल की जाती है। दोनों कार्य इसमें किए जाते हैं। अकाउंट्स की भी जांच की जाती है कि अकाउंट प्रॉपर ऑडिट किए गए हैं नहीं किए गए हैं, और इसके अलावा जो अकाउंट बैलेंस शीट में जो भी मशीनरी, लायबिलिटीज एक्सेट्रा कैपिटल जो दर्शाई गई है उनकी तह तक जाकर उनकी डिटेल से जांच की जाती है। किसमें? जांच के अंतर्गत। फिर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो ऑडिट के लिए कौन व्यक्ति होना चाहिए, जबकि जांच के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऑडिट के लिए ऑडिटिंग शुड बी कंडक्टेड ओनली ए प्रैक्टिस सीए, यानी लेखा परीक्षा केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही की जाती है। जबकि जांच का कार्य है इन्वेस्टिगेशन मे बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन द नीड नॉट टू बी ए सीए। जबकि जांच किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है, सीए होना इसका आवश्यक नहीं है, इसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना आवश्यक नहीं होता है। यानी जांच किसी भी थर्ड पक्षकार द्वारा की जा सकती है। कंडक्टेड बाय, देखें तो ऑडिट के अंदर बात करें तो द पर्सन हु कंडक्टेड द ऑडिट कॉल्ड द ऑडिटर, यानी लेखा परीक्षा करने वाले व्यक्ति को लेखा परीक्षक कहा जाता है, जैसा कि बार बार बात कर चुके हैं। ठीक है, और जो जांचकर्ता होता है उसको अन्वेषक या इन्वेस्टिगेटर कहा जाता है, एंड द पर्सन हु कंडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन इज कॉल्ड द इन्वेस्टिगेशन, यानी जांच करने वाले व्यक्ति को अन्वेषक कहा जाता है। अब कंप्लीशन के बारे में बात करें यहाँ पे, ऑडिट में देखें तो ऑडिट इज कंपलसरी इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए मामले में ऑडिट कराना अनिवार्य होता है। जबकि जो साझेदारी कंपनी, जो साझेदारी फर्म होती है या एकल व्यापार होता है उसके लिए ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं होता है। और जांच के बारे में बात करें तो इन्वेस्टिगेशन कंपलसरी इज नॉट लीगली, यानी जांच अनिवार्य नहीं होती कानूनी तौर पर ये अनिवार्य नहीं होती है। अगर जो भी संस्था है या जो भी उसके स्टेक होल्डर है, थर्ड पक्षकार चाहे तो जांच का कार्य करवा सकता है। अगर उनको किसी प्रकार से विशेष जांच या विशेष उद्देश्य के लिए जांच करवानी है तो करवा सकते हैं। कानून में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि जांच कराना अनिवार्य है। जबकि ऑडिट है, ऑडिट संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए ऑडिट करवाना अनिवार्य होता है। टाइम ऑफ पीरियड के बारे में बात करें, इट इज काइंड ऑफ टेस्ट चेकिंग होती है और इट इज थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस फॉर सर्टेन ईयर्स, यानी ये एक प्रकार की ऑडिट है, एक तरह की प्रेक्षण जांच होती है। जबकि ये कुछ वर्षों के लिए व्यवसाय के खातों की गहन जांच का कार्य इसके अंतर्गत किया जाता है, यानी गहन या व्यापक रूप से इसकी जांच की जाती है। अप्रोच टू वर्क के बारे में बात करें तो इट इज काइंड ऑफ टेस्ट चेकिंग, यानी ये एक तरीके से टेस्ट चेकिंग होती है, ये एक प्रकार की प्रेक्षण जांच है। और इट इज ए थ्रू एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस फॉर सर्टेन ईयर्स, यानी कुछ वर्षों के लिए व्यवसाय खातों की गहन जांच होती है। अब एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स के बारे में बात करें यहाँ पे
एंड जो खाते हैं उनका समायोजन किस प्रकार से किया जाता है ऑडिट में, तो लेखा परीक्षा के मामले में कोई समायोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि वह क्योंकि वार्षिक खाते पहले से रेडी होते तैयार होते हैं। लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षक केवल प्रथम दृष्टया साक्ष्यों पर ही ध्यान केंद्रित करता है। जो भी उसमें साक्ष्य दिए गए हैं, जो वाउचर्स है, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं, वाउचर्स के माध्यम से उसकी जांच कर लेता है। जबकि जांच के बारे में बात करें तो व्यवसाय की शुद्ध या वास्तविक कमाई क्षमता का पता लगाने के लिए कुछ समायोजन करने पड़ते हैं। ठीक है, एविडेंस या सबूत के बारे में बात करें ऑडिट में, तो जांच के दौरान जांचकर्ता का ध्यान सहायक साक्ष्यों पर होता है और कभी कभी निर्णायक साक्ष्य भी देखे जाते हैं। जबकि जांच के बारे में बात करें तो जांच के दौरान जांचकर्ता का ध्यान सहायक साक्ष्यों पर होता है और कभी कभी निर्णायक के साक्ष्य भी उसके द्वारा देखे जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट्स के बारे में बात करें, जो ऑडिटेड अकाउंट्स है उनका इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से किया जाएगा, तो ऑडिट में देखें तो लेखा परीक्षा के दौरान ही वही खातों और खातों की पहली बार जांच की जाती है। और जबकि जांच के बारे में बात करें तो जांच के अधिकांश मामलों में प्रस्तुत पुस्तकों की पहले ही जांच हो चुकी होती है, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट्स होते हैं, ऑडिटेड अकाउंट्स होते हैं, तो उनके बेसिस पे जांच की जाती है और लेखा परीक्षक द्वारा उसकी समीक्षा की जा चुकी होती है। ठीक है, तो ये इनके मध्य जो आपकी ऑडिट है और जो इन्वेस्टिगेशन है, तो उनके मध्य जो 10 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, तो बेसिक इनके मध्य डिफरेंस क्या क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे। हम पहले देख चुके हैं कि जांच एक व्यापक अनुशासन है, जांच का वर्गीकरण निम्नलिखित होता है। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं वन बाय वन। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्कोप प्रोप्राइटरी कंसर्न है, तो कानून के अकॉर्डिंग एकल स्वामित्व वाले व्यवसायों के लिए अपने खातों की जांच कराना अनिवार्य नहीं होता है, यानी जो एकल स्वामी होते हैं, साझेदारी होते हैं, उनके लिए जांच कराना अनिवार्य नहीं होता है। इसके बावजूद कई एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय मालिक जिनकी आय विभिन्न स्रोतों से आती है, जैसे संपत्ति से आती है एंड जिसका व्यापार लार्ज स्केल पे होता है, इनकम ज़्यादा होती है, ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं, तो संपत्ति है, शेयर है आदि, और जिनका व्यय व्यापक और विविध होता है, तो अपने खातों की जांच करवाते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्तियों को जांच करवाना हालांकि कानून में अनिवार्य नहीं है, लेकिन अपनी सिक्योरिटी और फ्रॉड को रोकने हेतु इस प्रकार के व्यक्ति, इस प्रकार की कंपनियां अपनी जांच करवा सकती है, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजेक्शन में फ्रॉड होने की काफ़ी पॉसिबिलिटी होती है। ऐसे मामलों में जांचकर्ता लेखाकार के रूप में भी कार्य करता है और खातों की जांच के साथ साथ अंतिम खाते तैयार करता है। चूंकि उसकी नियुक्ति किसी व्यक्ति द्वारा की जाती है, इसलिए उसे अपने ग्राहक यानी कंपनी से लिखित में कार्य की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लेने चाहिए। जो भी कार्य करेगा उस संबंध में लिखित जो भी एसओपी है वो लिखित रूप से प्राप्त कर लेनी चाहिए, ताकि अनावश्यक बाद में वाद विवाद नहीं हो। उसके कार्यक्षेत्र यानी उसका जो भी कार्यक्षेत्र है, उसकी जो भी ड्यूटीज़ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी प्रकृति ग्राहक की यानी कंपनी के साथ में हुए समझौते पर निर्भर करती है। जो भी समझौता होता है जांच से पहले वो पहले से कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड जो साझेदारी फर्म होती है उसका किस प्रकार से जांच का कार्य किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से की जाती है। आजकल साझेदारी के अधिकांश समझौते में प्रावधान होता है कि साझेदारी फर्म के खातों की जांच एक स्वतंत्र जांचकर्ता द्वारा की जाएगी। हालांकि साझेदारी एक्ट 1932 में यह अनिवार्य नहीं होता है। यदि साझेदारी फर्म के खातों की जांच कराने का निर्णय लेते हैं तो एक जांचकर्ता की नियुक्ति आपसी समझौते द्वारा की जाती है और उसके अधिकार और कर्तव्य जांचकर्ता और उसके मुवक्किल के बीच यानी साझेदारी जो फर्म है, फर्म के बीच आपसी सहमति से निर्धारित होती है। जब कार्य पार्टनरशिप में जांच का कार्य किया जाता है जांचकर्ता द्वारा, तो जो नियुक्ति की जाती है तो आपसे जो समझौता है, जो एग्रीमेंट किया गया है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका अधिकार और कर्तव्य है वो पहले से डिसाइड कर दिए जाते हैं और जो भी सहमति है उस सहमति के आधार पर उसके द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंपनीज, यानी कंपनियों का किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन करेगा। तो कंपनी संगठन की एक अनूठी विशेषता यह है कि स्वामित्व और प्रबंधन अलग अलग होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कंपनी का और जो मैनेजमेंट का जो भी स्वामी है कंपनी है, उनका जो भी स्वामित्व होता है वो पृथक अस्तित्व अवधारणा के अनुसार अलग अलग होता है। ठीक है, तो स्वामित्व प्रबंधन अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में होता है, यानी ओनरशिप अलग होती है और कंपनी का ऑपरेटिंग कार्य, मैनेजिंग का कार्य मैनेजर्स द्वारा किया जाता है। इसलिए कंपनियों के लिए अपने खातों की जांच करवाना अनिवार्य होता है। कानून में इस प्रकार से प्रावधान कर रखा है कि इनकी जांच करवाना अनिवार्य है। वित्तीय विवरण जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है प्रबंधन द्वारा तैयार किए जाते हैं। किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? प्रबंधन द्वारा तैयार किए जाते हैं। और वो किसके माध्यम से किए जाते हैं? ऑडिटर के माध्यम से इनको तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है उनकी किस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन का कार्य किया जाता है। Public utilities and government departments like electricity board are also subject to investigation. These departments also have system of internal investigation. The Constitution of India makes the requirements for such investigations. जो भारत का संविधान है उसके बारे में प्रावधान कर रखा है। तो सार्वजनिक उपयोगिताएं और सरकारी विभाग जैसे बिजली बोर्ड भी जांच के दायरे में इसमें आते हैं। जो भी डिपार्टमेंट है सभी डिपार्टमेंट इसके जांच के दायरे में आएंगे। इसके अलावा जो भी निगम है, कॉर्पोरेशन है, बॉडी है, यूनिवर्सिटीज है, वो सभी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में आते हैं। इन विभागों में आंतरिक जांच की व्यवस्था भी होती है। इन विभागों में पहले से इंटरनल ऑडिट भी की जाती है। ठीक है, भारत का संविधान ऐसी जांच के लिए आवश्यक शर्तें यानी जो भी कंडीशन है, रूल्स है, रेगुलेशन निर्धारित करता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन एंड जो सतत जांच होती है
इसके बारे में क्या जांच करेगा? तो सतत जांच प्रक्रिया है जिसमें बाहरी जांचकर्ता का स्टाफ पूरे वर्ष या नियमित अंतराल पर जैसे साप्ताहिक, मासिक और त्रैमासिक रूप से ग्राहक के खातों की पुस्तकों की विस्तृत जांच में लगा रहता है। ये एक प्रणालीगत जांच है जिसमें लेन देन की रिकॉर्ड दर्ज करने के लगभग साथ साथ जांच का कार्य भी चलता रहता है। जैसा कि इसके बारे में जो आपका चैप्टर था टाइप्स ऑफ ऑडिट, उसमें डिटेल से बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है फाइनल इन्वेस्टिगेशन, है जो अंतिम जांच की जाती है। अंतिम जांच किस प्रकार से की जाती है? जो जांच करता है उस व्यक्ति द्वारा आवधिक या अंतिम या वार्षिक जांच के बारे में बात करें यहाँ पे, तो एक ऐसी प्रणाली जिसमें जांच करता लेखा अवधि के अंत में खातों की पुस्तकों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच का कार्य शुरू करता है। जब पूरे वित्तीय वर्ष के लेन देन पूरी तरह से दर्ज संतुलित ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, ट्रायल बैलेंस और अंतिम खाते तैयार हो चुके होते हैं, इससे आवधिक या अंतिम वार्षिक जांच कहा जाता है। जांचकर्ता सामान्यतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद ही पुस्तकों की नियमित जांच और अन्य जांच प्रक्रियाएं शुरू करता है। वह अपना जांच कार्य एक ही सत्र में या बिना किसी अंतराल के पूरा कर सकता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो जांचकर्ता अपने ग्राहक के पास वर्ष में केवल एक बार जाता है और पूरी अवधि के लिए जांच कार्य पूरा होने तक खातों और अन्य संबंधित दस्तावेजों की जांच भी करता रहता है, यानी कंटिन्यूस रूप से चलती रहती है। नेक्स्ट है सम ऑफ द कॉमन टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन ऑडिटिंग आर, यानी सम टॉपिक्स है इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करें तो किस प्रकार से ऑडिटर किन किन बिंदुओं पर विशेष जांच का या जांच का कार्य करता है, अब इनको देखते हैं। फर्स्ट जांच करेगा जो मैटर होते हैं, एक तो होता है एक्वाइजेशन ऑफ कंपनीज, कंपनी का अधिग्रहण होता है उसके बारे में जांच करता है। परचेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय को खरीदा जाता है उसके बारे में जांच होती है। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट के बारे में जांच करता है। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, फ्रॉड, सिस्टमेटिक ब्रेकडाउन है इसका, प्रोस्पेक्टिव लेंडिंग है। कंपनी एड्स इन्वेस्टिगेशन की जांच करता है, यानी कंपनी का अधिग्रहण के बारे में जांच करेगा, व्यवसाय की खरीद के बारे में जांच करेगा, संभावित निवेश के बारे में जांच करेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है। तो जांचकर्ता द्वारा किन किन पॉइंट्स पर जांच की जाती है, तो ये उपरोक्त 2 पॉइंट दे के इन पर जांचकर्ता द्वारा डिटेल से जांच की जाती है। संभावित निवेश आ गया, नए साझेदार का प्रवेश होता है उसके बारे में जांच की जाती है। धोखाधड़ी के बारे में, फ्रॉड के बारे में, प्रणालियों में यानी सिस्टम में किसी प्रकार की कोई टेक्निकल इशू है उसके बारे में जांच की जाती है। संभावित ऋणों के बारे में जांच की जाती है। इसके अलावा कंपनी की गतिविधियों की, जो भी कंपनी व्यापार कर रही है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ है, गतिविधियाँ हैं, वो क्या प्रॉपर रूप से सही है या देश के खिलाफ है, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है वो उससे डिटेल से जांच करनी होती है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या क्या होता है। The need of investigation may be arise in many cases, but these are some of the circumstances where investigation is most frequently called for। यानी कई मामलों में जांच की आवश्यकता उत्पन्न हो सकती है, जैसा कि उपरोक्त बात कर चुके हैं। इसके अलावा और भी मामले हो सकते हैं, लेकिन निम्नलिखित कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें जांच की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अब ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें जांच की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, अब इनको देखते हैं वन बाय वन। यानी ये आपकी जो बता रखी है, ये 15 प्रकार की जांचें बता रखी है इसमें। तो फर्स्ट तो देख लेते हैं यहाँ पे किन किन परिस्थितियों के लिए ऑडिटर जांच करता है। फर्स्ट तो है किसी व्यवसाय की खरीद के लिए, तो व्यवसाय अगर नया किसी अन्य कंपनी का व्यवसाय खरीदा जाता है, उस संबंध में जांचकर्ता को यदि कोई ग्राहक किसी मौजूदा व्यवसाय को खरीदना चाहता है तो उसकी ओर से कोई व्यक्ति जांच कर सकता है। इसके अलावा नई साझेदार की नियुक्ति पर किसी मौजूदा साझेदारी व्यवसाय में नए साझेदार की ओर से कोई व्यक्ति साझेदारी फर्म के मामलों की जांच कर सकता है, यानी कंपनी का अधिकारी कर सकता है। इसके अलावा थर्ड पर्सन भी कर सकता है। और निवेश के अवसरों की तलाश के लिए किसी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए जांच की जा सकती है। निवेश के अवसरों की तलाश करने वाले व्यक्ति की ओर से की गई जांच के माध्यम से वित्तीय स्थिति का आकलन भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जांच करेगा ऋण या वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में जांच की जा सकती है। किसी कंपनी को ऋण दिया जा रहा है या उसको कुछ प्रकार सब्सिडी दी जा रही है तो क्या प्रॉपर्ली दी जा रही है, प्रॉपर्ली रूप से सही है क्या नहीं है, उसके उचित अनुचित के रूप में जांच करता है। बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान अपने ग्राहकों को ऋण देने या उसके नियमों और शर्तों में बदलाव करने का प्रस्ताव करते समय भी जांच कर सकते हैं। इसके अलावा धोखाधड़ी के संदेह में अगर किसी प्रकार का कोई सस्पेक्ट हो, धोखाधड़ी हो, फ्रॉड हो, तो यदि मालिक या प्रबंधन को धोखाधड़ी का संदेह है तो वे कर्मचारी द्वारा की गई धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए जांचकर्ता की नियुक्ति कर सकता है। व्यापार में या लाभ में असामान्य उतार चढ़ाव, अगर व्यापार में अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कई वर्ष अचानक ज़्यादा प्रॉफिट शो हो जाता है, अचानक कम हो जाता है, तो उससे संपत्तियों दायित्वों के मूल्य में वैल्यूएशन में कमी या बढ़ोतरी कर दी जाती है। तो इस कारण से जो लाभ है वो असामान्य रूप से बढ़ते हैं, तो उसकी भी जो जाँच करता है उसके द्वारा जाँच की जाती है। किसी व्यवसाय के स्वामी या प्रबंधन की ओर से लाभों में असामान्य उतार चढ़ाव के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा सकती है। इसके अलावा करदेयता के निपटान के लिए कुछ मामलों में करदाता की ओर से अघोषित आय का पता लगाने के लिए जांच की जा सकती है। इसके अलावा बीमा दावे के निपटान के लिए आग या अन्य आपदाओं की स्थिति में संगठनों को नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनी को दावा प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, बीमा कंपनी दावे के निपटान के लिए नुकसान की सही स्थिति राशि निर्धारित करने की एक जांचकर्ता की नियुक्ति कर सकती है। यानी जैसे बीमा करा रखा किसी असेट्स का, अगर असेट्स डिस्ट्रॉयड हो जाती है या उसमें किसी प्रकार का लॉस हो जाता है
तो जो बीमा किया गया है तो बीमा के बदले उसे राशि मिलेगी, तो क्या वाकई में मशीनरी में कुछ खामी आई है या नहीं आई है, आग लगी है नहीं लगी है, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी है। तो बीमा कंपनी के जो एजेंट्स होते हैं, उनके कर्मचारी होते हैं, नैन थर्ड पक्षकार द्वारा डिटेल से जांच की जाती है। अगर जांच संतुष्ट पाई जाती है तो बीमा का भुगतान जो भी बीमा करता है उसके द्वारा कर दिया जाता है। सद्भावना और शेयरों के मूल्यांकन के लिए है, एंड गुडविल और जो शेयर्स होते हैं उसके लिए जांच की जाती है। यानी व्यवसाय के शेयरों और सद्भावना का मूल्यांकन, गुडविल ख्याति का मूल्यांकन समय समय पर किया जाना आवश्यक होता है। शेयरों और सद्भावना एंड गुडविल के उचित मूल्य की गणना के लिए जांच भी की जा सकती है। इसके अलावा व्यवसायिक इकाई की बीमारी का आकलन करने के लिए सरकार किसी बीमारी या औद्योगिक इकाई को अपने अधीन लेने पर विचार कर सकती है, और इसके लिए वो बीमारी इकाई के मामलों की जांच करने हेतु एक जांच कर सकती है। ऐसा व्यापार जो बीमार है, बीमार का मतलब यहाँ पे तकनीक की भाषा में बात करें तो कोई कंपनी लगातार घाटे में जा रही है, उसका मैनेजमेंट दुष्प्रभावित है या मैनेजमेंट सही नहीं है, वहाँ पे फ्रॉड हो रहा है, तो कंपनी सरकार द्वारा बीमारी कंपनियों की जांच किसी थर्ड पक्षकार से करवा सकती है। कंपनी अधिनियम के जो भी एक्ट है, कंपनी अधिनियम 1956 हालांकि आपका खत्म हो चुका है, नया एक्ट आपका 2013 लागू हो चुका है। तो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी प्रावधान है, उनके प्रावधान के अकॉर्डिंग विशेष जांच या जांच का कार्य किया जा सकता है। यानी कंपनी अधिनियम की धारा 235 से 251 तक विभिन्न विशिष्ट परिस्थितियों में किसी कंपनी की जांच के लिए नियम प्रदान करती है। इसके अलावा लेखा परीक्षक की लापरवाही को उचित ठहराने के लिए, यानी जो लेखा परीक्षक द्वारा जो कार्य किया गया, ऑडिट की गई है, अब वो ऑडिट को प्रमाणित कर देता है कि मैंने जो जांच की है सही की है, लेकिन जो संगठन है, कंपनी है या अन्य जो स्टेक होल्डर है, उनको विश्वास नहीं होता है, सरकार को विश्वास नहीं होता है जो खाते ऑडिटेड किए गए हैं वो गलत किए गए हैं, फ्रॉड के रूप में किए गए हैं, तो उनका संतुष्टि या सेटिस्फाई या उसकी प्रॉपर्ली जांच करने हेतु अलग से जांच बिठाई जाती है। तो कुछ मामलों में लेखा परीक्षक को अपने कर्तव्य में लापरवाही के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, लेकिन लेखा परीक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाने से पहले मामले की विधिवत यानी लीगली रूप से जांच करना आवश्यक होता है। फिर कानूनी प्रक्रिया अपनाई जाती है लेखा का जो भी ऑडिटर है उसके ऊपर कार्य करने हेतु। शेयरधारकों की शिकायत, जो भी शेयर्स है, शेयर होल्डर है, अगर उनके द्वारा कंपनी में किसी प्रकार से कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो शिकायतों की जांच की जाती है। शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर प्रबंधन द्वारा भी जांच की जा सकती है। प्रबंधन जो शेयरधारक है जो भी शिकायत करते हैं तो उस जैसे मान के चलो प्रॉफिट के रिगार्डिंग की गई है या प्रॉपर्ली मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, एक्सेट्रा जो भी कारण है, तो उसकी शेयर होल्डरों की कंप्लाइंस पर या उनकी अनुपालना के आधार पर जांच की जा सकती है। किसी न्यास के मामलों में जो भी कोई ट्रस्टी है, धर्मा संस्थान है, तो कभी कभी किसी न्यास के लाभार्थियों की ओर से न्यास के मामलों से संदिग्ध धोखाधड़ी की जांच करना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से जांच की जाती है। लास्ट बात करेंगे व्यवसाय के परिसमापन है। व्यवसाय का परिसमापन करना है, व्यवसाय को समाप्त करना है तो संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से होगा, लायबिलिटीज का भुगतान किस प्रकार से होगा, पहले डिबेंचर को करेंगे, शेयर होल्डर को करेंगे, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किस प्रकार से डिवाइडेड किया जाएगा, अगर इनमें कम पड़ता है तो किस प्रकार से संपत्ति वसूल की जाएगी, एक्सेट्रा जो भी है उसके बारे में जांचकर्ता द्वारा जांच की जाती है। तो कंपनी के परिसमापक की ओर से, यानी जो लिक्विडेटर होता है परिसमापक कंपनी के परिसमापक की ओर से निदेशकों के विरुद्ध संदिग्ध धोखाधड़ी या कदाचार की भी जांच इसमें की जा सकती है। तो इस प्रकार से जो जांच करता है, कि जो आपके फॉलोइंग यानी जो आपके 15 टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे बात कर चुके हैं डिटेल से, लगभग इन पॉइंट्स पे जांच की जा सकती है। और इसके अलावा अन्य जो पॉइंट्स है जिसमें कोई विशेष परिस्थिति या समय विशेष पर कोई मामला उजागर हो जाता है या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उनकी भी जांचकर्ता द्वारा की जा सकती है। ठीक है, तो आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट जो आपका अब ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लेंगे एंड 2 भागों में चैप्टर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी इंपोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके बारे में बात करेंगे। यानी जो जांच है, यानी तो जांच के मुख्य लाभ क्या है या उसका महत्व क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा जो रिमेनिंग टॉपिक है इसी चैप्टर के, उसको भी तो आपका वीडियो बनेगा नया, उसमें देख लेंगे। अगर किसी फ्रेंड्स को क्यूरीज हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।